सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे करवाता हूँ दृष्टि द विजन। बिहार 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह टेस्ट सीरीज आपको कराई जा रही है। टेस्ट संख्या 3 है। इसके पहले जो मैं वीडियो डाला हूँ उसमें 80 तक का प्रश्न और उसका सॉल्यूशन अच्छे तरीके से करवा दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 80 के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दृष्टि टेस्ट कोड 2103 है और ये बुकलेट्स क्वेश्चन बुकलेट सीरीज आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 80 से किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक आहूत करने के प्रावधान का उपयोग अब तक कितनी बार किया गया है? तो ये 3 बार किया गया है। देखिए संयुक्त जो बैठक है वो आपको दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1977, आतंकवाद निरोधक निवारण विधेयक 2003, ये 3 बार संयुक्त बैठक किया गया है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक होती है? यहाँ पे ऑप्शन में सारा संसदीय समिति और इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें संख्या सबसे अधिक होती है। तो ये विशेषाधिकार समिति में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक होती है। देखिए इसका विस्तार। एक संसदीय समिति वह समिति है जो सदन द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित होती है अथवा जिसे लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति नामित करता है। किसके द्वारा निर्वाचित की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति द्वारा नामित होती है या फिर सदन द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित होती है। दूसरा देखिए, जो लोकसभा अध्यक्ष सभापति के निर्देशानुसार कार्य करता है। किसके निर्देश पर कार्य करता है? तो अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और सभापति। जो अपनी रिपोर्ट प्रतिवेदन सदन को अथवा अध्यक्ष सभापति को सौंपता है। सदन में अध्यक्ष या फिर सभापति को अपना प्रतिवेदन सौंपता है, जिसका एक सचिवालय होता है जिसकी व्यवस्था लोकसभा या राज्यसभा सचिवालय करता है। समितियों की एक सचिवालय होता है, उसकी व्यवस्था कौन करता है? लोकसभा या फिर राज्यसभा सचिवालय करता है। मोटे तौर पर संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती है। संसदीय समितियों को देखा जाए तो ये 2 प्रकार की होती है, एक अस्थायी समितियां और दूसरा तदर्थ समितियां। लोक लेखा समिति वर्तमान में इसमें 22 सदस्य हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? 22 सदस्य हैं। और ये जो 22 सदस्य हैं इसमें 15 जो हैं लोकसभा से और 7 राज्यसभा से हैं। तो 15 7 22। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य? 22 सदस्य, 15 + 7। अगला है प्राक्कलन समिति। मूल रूप से इसमें 25 सदस्य हैं। पहले 25 सदस्य थे, लेकिन वर्ष 1956 में इसकी संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई। क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि प्राक्कलन जो समिति है उसमें शुरुआत में कितने सदस्य होते थे? तो 25 सदस्य होते थे और अभी वर्तमान में कितनी है संख्या? बढ़ाकर 30 कर दी गई है। इसके सभी 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि प्राक्कलन समिति के जो 30 सदस्य होते हैं वो किस सभा से होते हैं? तो वो लोकसभा से होते हैं। तो टोटल 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है, केवल लोकसभा का 30 सदस्य होते हैं। उसका नाम है प्राक्कलन समिति। शुरुआत में इसमें 25 सदस्य थे, लेकिन 1956 के बाद इसको संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई। 30 लोकसभा से। सार्वजनिक उपक्रम समिति। मूल रूप से इसमें 15 सदस्य होते थे, 10 लोकसभा और 5 राज्यसभा से। हालांकि वर्ष 1974 में इसकी संख्या बढ़ाकर 22 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 22। और 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ठीक है। तो सार्वजनिक उपक्रम समिति में टोटल कितनी संख्या है? 22, 15 + 7 वर्तमान में। लेकिन शुरुआत में इसमें कितना था? मूल रूप से 15 सदस्य होते थे। 1974 के बाद बढ़ा दी गई। सार्वजनिक उपक्रम समिति के बारे में बात की जा रही है। अगला समिति है विशेषाधिकार समिति। यह सदन और इसके सदस्यों के विशेषाधिकार हनन संबंधी मामलों की जांच करती है।
यह सदन और सदन के सदस्य का जो विशेषाधिकार है उसके हनन के संबंधी मामलों की जांच करता है, विशेषाधिकार समिति, तथा उपयुक्त कार्यवाही की अनुशंसा करती है। लोकसभा समिति में 15 सदस्य जबकि राज्यसभा समिति में 10 सदस्य होते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि लोकसभा समिति में 15 सदस्य और राज्यसभा समिति में 10 सदस्य होते हैं, तो 15 और 10 कितना हो गया? 25। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सबसे अधिक सदस्य संख्या किसकी है? प्राक्कलन समिति की, सार्वजनिक उपक्रम की, या विशेष अधिकार की, या लोक लेखा समिति की। तो इसकी संख्या 30 है, यानी प्राक्कलन समिति की। तो इसका आंसर क्या हो गया? प्राक्कलन समिति। लोक लेखा समिति 22 सदस्य, 15 + 7। प्राक्कलन समिति 30 सदस्य, 30 का 30 लोकसभा से। सार्वजनिक उपक्रम समिति, क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसे हमारे संविधान की मूलभूत विशेषता नहीं माना जाता है? न्यायिक समीक्षा, विधि का शासन, ये मूलभूत विशेषता है। मूलभूत विशेषता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ये भी आपका मूलभूत विशेषता है। संपत्ति का अधिकार, इसका आंसर क्या हो गया? डी, संपत्ति का अधिकार। चलिए समझते हैं। देखिए, मूलभूत विशेषता में संविधान की सर्वोच्चता, भारतीय राजनीति का सार्वभौम, लोकतंत्र और गणराज्यात्मक प्रकृति, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के भी शक्तियों का पृथक्करण, संविधान का संघीय स्वरूप, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, कल्याणकारी राज्य, न्यायिक समीक्षा, व्यक्ति स्वतंत्रता एवं गरिमा, कानून का शासन, मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक के बीच सौहार्द और संतुलन, समत्व का सिद्धांत, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। फिर उसके बाद संविधान संशोधन कि संसद की सीमित शक्तियां, न्याय तक प्रभावकारी पहुंच, मौलिक अधिकारों के अंतर्निहित सिद्धांत या सार्वत्रिक, अनुच्छेद 32, 36, 141, 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त शक्तियां, सारा मूलभूत है। अनुच्छेद 226, 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की शक्तियां, संपत्ति का अधिकार, यहाँ पर देख लीजिए अनुच्छेद 301 के तहत एक संवैधानिक अधिकार है। इसे संविधान की मूल संरचना के तत्व के रूप में नहीं देखा जाता है। क्वेश्चन है 83, राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, आयरलैंड या कनाडा? बताइए। तो ये हो गया आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सामयिक अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर को सामयिक अध्यक्ष बोला जाता है, नियुक्त निर्वाचित किया जाता है किसके द्वारा? तो ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति नियुक्त कर देता है और जो प्रोटेम स्पीकर है सभी संसद सदस्यों की नियुक्ति करवाता है, शपथ दिलवाता है। चलिए 85 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही वरीयता अनुक्रम है? सब वरीयता अनुक्रम, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उप प्रधानमंत्री? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो ये आंसर आपका बी होना चाहिए। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उप प्रधानमंत्री, ये नहीं होगा, तो आपका ये आंसर बी हो गया। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, राष्ट्रपति पहले पे है, फिर उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री। राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्यों में, यहाँ पर देख लीजिए, फिर पूर्व राष्ट्रपति 5वें स्थान पे आता है, फिर उप प्रधानमंत्री 5 का अ में आता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा के अध्यक्ष ये 6 में आता है। इस बात को ध्यान रखिए, 6 स्थान पे वरीयता क्रम में मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष आते हैं 6 स्थान पे। इसके ऊपर जितने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल कितने पे आते हैं? 4 पर, ये भी ध्यान रखिए। फिर 5 में कौन आ रहे हैं? पूर्व राष्ट्रपति। फिर 5 के अ में कौन आ रहे हैं? उप प्रधानमंत्री। फिर 7 में क्या है?
संघ के केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में राज्यसभा के उपसभापति, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष का नेता, ये 7 में आ रहे हैं। तो 6 के बाद 7, 6 के ऊपर 5 ए उप प्रधानमंत्री या पूर्व राष्ट्रपति, 7 याद रखिए। 7 के ए में भारत के रत्न से अलंकृत व्यक्ति, भारत रत्न से अलंकृत व्यक्ति। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है और एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से तैयार किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा, 86 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद शब्द संविधान के मूल पाठ में नहीं था बल्कि 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में शामिल किया गया। तो ये शामिल किया गया था, संविधान के मूल में नहीं था। कैबिनेट मंत्रिमंडल ये तो था, मंत्रिपरिषद भी थे, राज्य मंत्री भी थे, ये किचन कैबिनेट नहीं था। 86 का हो गया। तो यहाँ जो आंसर होगा, 1 मिनट सॉरी, ये आपका ए होगा इसका आंसर। किचन कैबिनेट तो भारत में है ही नहीं, ठीक है। तो कैबिनेट मंत्रिमंडल ये है, मूल संविधान में नहीं था। 1978 के 44वें संविधान संशोधन के समय इसे शामिल किया गया था। तो कैबिनेट या मंत्रिमंडल, कैबिनेट जो शब्द है, ये शब्द आपका मूल संविधान में नहीं था। 1978 के समय 44वें संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे अनुच्छेद 352 में से शामिल किया गया था। 87 देखिए, निम्नलिखित में से कौन किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है? अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री। तो आंसर हो गया राष्ट्रपति, किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? उच्च न्यायालय की कुल संख्या 25, उच्च न्यायालयों की कुल संख्या 25 है। बिहार के पहले मंत्रिमंडल कैबिनेट का गठन किया गया था। मंत्रिमंडल कैबिनेट का गठन किया गया था 1946 में, लेकिन जो मंत्रिमंडल शब्द है वो आया था 1975 में, 1975 नहीं 1978 में, ठीक है। कैबिनेट जो शब्द है वो आया है कब? संविधान में मूल रूप से नहीं था, ये आया 1978 44वां संशोधन 352 के तहत इसे शामिल किया गया था। लेकिन यहाँ पूछ रहा है बिहार के पहले मंत्रिमंडल कैबिनेट का गठन किया गया था कब? 1946 में। 90 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय का प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश था? स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय का प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश था लक्ष्मीकांत झा। याद रखिए, लक्ष्मीकांत झा का नाम याद रखिए, पहला भारतीय मुख्य न्यायाधीश था स्वतंत्रता के बाद पटना का। 91 देख लीजिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो ये है उद्देश्य प्रस्ताव, 1946 पर आधारित है, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, जो 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मंत्रिमंडल पद को जोड़ा गया था और अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया था, यह संविधान के मूल स्वरूप में नहीं था, देखिए बता रहा है। और यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 352 में इसकी व्याख्या यह है कि प्रधानमंत्री, 352 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री व अन्य कैबिनेट मंत्रियों की परिषद जिन्हें अनुच्छेद 375 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत नियुक्त किया गया और इनके कार्यों और शक्तियों का विवरण नहीं दिया गया है। और इसके कार्य क्या होंगे, शक्ति क्या है और मंत्रिमंडल की जो शक्तियां हैं इसके बारे में विवरण नहीं दिया गया। यह बात को ध्यान में रखिएगा, संविधान में जो मंत्रिमंडल की क्या शक्तियां होती ये नहीं दिया गया है। 91 देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार कर पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और इसी पर आधारित है हमारा प्रस्तावना, और इसे संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया था। इसे नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था ये याद रखें, यहाँ पे 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे अंगीकार कर लिया।
संविधान सभा ने कब अंगीकार किया? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रिट किसी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? किसी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, ये किसी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, यानी कि सशरीर हाजिर करना बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है। देखिए यहाँ बताया गया है, बंदी प्रत्यक्षीकरण एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर उपस्थिति, और बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? किसने कहा था? अंबेडकर ने कहा था। जो अनुच्छेद 32 है, रीट है, उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। किसने? तो BR अम्बेडकर ने। 94 देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंतर राज्य परिषद की स्थापना कर सकता है? अंतर राज्य परिषद की स्थापना कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री या संसद? बताइए। तो अंतर राज्य परिषद की स्थापना राष्ट्रपति कर सकता है या प्रधानमंत्री कर सकता है? बताइए, आप कमेंट में लिखिए। इसका जवाब आप कमेंट में लिख दीजिएगा। 94 का अंतर राज्य परिषद की स्थापना कौन करता है और अंतर राज्य परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ, वो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन अंतर राज्य परिषद की स्थापना कौन करता है? ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। निम्नलिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से कौन सा गांधीवादी आदर्शों पर आधारित है? गांधीवादी आदर्शों पर आधारित है। गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों का कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, ये भी सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, नशीले पेय पदार्थों का सेवन पर प्रतिबंध करना, ये सारा गांधीवादी आदर्श हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? E। 96 देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति के पास निम्नलिखित में से किस पात्रता का होना आवश्यक नहीं है? तो वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहर्त हो, वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो, तो ये तो होना चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, ये भी होना चाहिए, और वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। ये आपका आंसर क्या हो गया? B। तो 96 का आंसर B हो गया। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहर्त, ये जरूरी नहीं है। देख लीजिए यहाँ पर, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव किसी व्यक्ति को निम्नलिखित अर्हताएँ पूर्ण करनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहर्त हो, ना कि लोकसभा। वहाँ पे लोकसभा बोल दिया था, और किसके लिए अहर्त होना चाहिए? एलिजिबल किसके लिए होना चाहिए? राज्यसभा के लिए। वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करता है? तो ये उपाध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। तो आंसर B हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, संविधान के अनुसार कौन किसी स्थान या संस्थानों को उच्च न्यायालय के स्थान के रूप में अधिविष्ट कर सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति किसी भी स्थान को उच्च न्यायालय के स्थान के रूप में अधिविष्ट कर सकता है, भारत का राष्ट्रपति। देखिए बताया गया यहाँ पर, उच्च न्यायालय का स्थान राष्ट्रपति अधिसूचित आदेश द्वारा उन क्षेत्र के भीतर एक या एक से अधिक स्थानों पर उच्च न्यायालय की अस्थायी पीठ या पीठों की स्थापना का प्रावधान कर सकते हैं, जिनमें उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय की प्रमुख सीट के अलावा और उससे जुड़े किसी भी मामले के लिए है। इस उपधारा के तहत कोई आदेश जारी करने से पहले राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल से परामर्श करेंगे, जिसमें पीठ या पीठों को स्थापित करने का प्रस्ताव रहेगा। यानी कि पहले विचार कर लिया जाएगा, उसमें मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल से परामर्श ले लेंगे, उसके बाद स्थान को सुनिश्चित किया जाता है।
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? 352। ठीक है। निम्नलिखित में से 100 देखिए, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? द्विसदनीय विधायिका आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब। तो उत्तर प्रदेश में भी द्विसदनीय है, आंध्र प्रदेश में भी है, तो एक से अधिक हो गए, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ई। चलिए एक बार इसका सॉल्यूशन देख लिया जाए। वर्तमान 2020 में केवल 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो एक से अधिक वहाँ पे आंसर मिल गया, इसलिए आंसर इसका ई होगा। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, याद रखिए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार विधान परिषद की पहली बैठक बुलाई गई थी? तो ये बांकीपुर में बुलाई गई थी पहली बैठक। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार विधान परिषद की पहली बैठक बुलाई गई थी? तो ये बांकीपुर में। 102 देखिए, निम्नलिखित में से कौन बिहार विधानसभा का पहला अध्यक्ष था? तो बिहार विधानसभा का पहला अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, याद रखिए, बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा पहला अध्यक्ष थे। 103, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? तो अनुच्छेद 164 में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। 104 देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिहार में लोक अदालतों का वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? लोक अदालत को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था 1987 के अधिनियम विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में। 105 देखिए, संविधान सभा के द्वारा संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ये आपका देख लीजिए, संविधान सभा सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, सही है। कुल सीटों की संख्या 93 सीटें रियासतों को दी गई थी, ये भी सही है। प्रांतों को सीटों का आवंटन उनके संबंधित जनसंख्या के अनुपात में किया गया था, ये भी ठीक है। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किया गया, ये गलत है। प्रत्यक्ष के द्वारा किया गया था, ये गलत आपका हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। देशी रियासतों जो हैं, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा नहीं किया गया था। ये आपको जो रियासत के जो प्रमुख थे उनके द्वारा चुना गया था, नामित किया गया था, नॉमिनेटेड किया गया था, न कि कोई चुनाव हुआ था। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं हुआ था। यहाँ पे नामित किया गया था रियासत के प्रमुख के द्वारा। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिए यहाँ पे विस्तार इसका। नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाई गई योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। योजना की विशेषताएं इस प्रकार थी, देख लीजिए। संविधान सभा की कुल संख्या 389 थी, 389 थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को एवं 93 सीटें रियासतों को आवंटित की जानी थी। 296 सीटें ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें रियासतों को आवंटित की जानी थी। प्रत्येक प्रांत एवं रियासत को उनकी संबंधित जनसंख्या के अनुपात में सीटों के आवंटन की जानी थी। जनसंख्या के अनुपात में सीट बांटा गया था। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटें 3 प्रमुख समुदायों मुस्लिम, सिख एवं समान मुस्लिम एवं सिख के अतिरिक्त में विभाजित की जानी थी। ठीक है, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों को एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की विधि द्वारा प्रांतीय विधानसभा में चुना जाना था। रियासतों के प्रतिनिधियों को रियासतों के प्रमुखों द्वारा नामित किया गया था। देखिए, नॉमिनेटेड किया गया था, नामित किया जाना था, न कि कोई चुनाव हुआ था प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद अधिकृत नहीं है। संसद अधिकृत नहीं है 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाने के लिए,
किसी भी राज्य के क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिए, किसी राज्य का क्षेत्रफल कम करने के लिए, किसी राज्य का नाम परिवर्तित करने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका पहले विस्तार देख लीजिए। अनुच्छेद 3 संसद को अधिकृत करता है किसी में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाने के लिए। संसद को यह अधिकृति है कि वह राज्य को अलग कर सकता है या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकता है। किसी भी राज्य का क्षेत्रफल में वृद्धि करना, इसके लिए वह अधिकृत है। किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को कम कर सकता है। किसी भी राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करना, अनुच्छेद 3 में दिया गया है संसद द्वारा। किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित करना, ये सारा संसद के द्वारा अनुच्छेद 3 के अनुसार। इसलिए उसका आंसर क्या हो गया? ई, एक से अधिक। क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन जूस सॉली के सिद्धांत से संबंधित है? नागरिकता। नागरिकता जो है जूस सॉली के सिद्धांत से संबंधित है। जूस सॉली का सिद्धांत क्या है? जूस सॉली, इसे सामान्यतः जन्म सिद्धि नागरिकता के रूप में जाना जाता है। जूस सॉली यानी कि जन्म सिद्धि नागरिकता के रूप में जाना जाता है। यह किसी राज्य के क्षेत्र में पैदा हुए व्यक्ति के राष्ट्रीयता अथवा नागरिकता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है। अगला है जूस सैंगिनिस, जूस सैंगिनिस, जूस सॉली और जूस सैंगिनिस, यह राष्ट्रीयता कानून का एक सिद्धांत है। क्वेश्चन पूछ सकता है जूस सॉलिस किससे संबंधित है, जूस सैंगिनिस किससे संबंधित है? तो दोनों नागरिकता से संबंधित है। तो जूस सैंगिनिस जो है यह राष्ट्रीयता कानून का एक सिद्धांत है जिसके द्वारा नागरिकता माता पिता में से दोनों अथवा एक की राष्ट्रीयता या जातीयता द्वारा निर्धारित अथवा अधिकृत की जाती है। माता पिता किसी के एक के द्वारा राष्ट्रीयता या फिर नागरिकता ग्रहित की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार की विशेषता है? बहुमत वाले दल का शासन, पहला विशेषता तो आपको मिल गया। निम्न सदन को भंग नहीं किया जा सकता। ये देखें, सरकार का प्रमुख विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, ये भी गलत है। सरकार के प्रमुख को संसद द्वारा हटाया नहीं जा सकता, ये भी गलत है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? संसदीय सरकार की विशेषता में बहुमत वाले दल का शासन। निम्न सदन को भंग नहीं किया जा सकता। निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा, इसको भंग नहीं किया जा सकता, ये तो भंग होता है, इसलिए ये भी गलत है। इसका आंसर क्या हो गया? ए। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 19, 22, 24, 29। अनुच्छेद 19 देखिए, सहकारी समितियों के गठन का अधिकार, यानी स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, सहकारी समितियों के गठन का अधिकार, ये सारा किस में आ गया? अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी तथा बंदी बनाए जाने के खिलाफ विरोध का अधिकार। अनुच्छेद 24, बाल श्रम का निषेध, ये भी सही है। अनुच्छेद 29, राज्य द्वारा वित्त पोषित विद्यालयों में कोई धार्मिक शिक्षण नहीं, ये देखिए नहीं शब्द जोड़ दिया। चलिए इसका विस्तार से समझते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता से संबंधित 6 अधिकार का संरक्षण है। वाक एवं व्यक्ति और सम्मेलन, संघ बनाने जिसमें सहकारी समितियों की भी शामिल है, संचरण, निवास एवं वृत्ति, अपराध के लिए दोष सिद्धि संबंध के संरक्षण अनुच्छेद 20 में है। ठीक है, अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 21 के अ में है। ठीक है, यानी अनुच्छेद 21 में ही है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी एवं नज़रबंद के खिलाफ संरक्षण अनुच्छेद 22 में है। गिरफ्तारी एवं नज़रबंद के मामलों में संरक्षण। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 23-24 में शोषण का विरुद्ध अधिकार। मानव व्यापार एवं बलात्कार श्रम का निषेध अनुच्छेद 23 में है। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध 24 में है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29-30 में है। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि एवं संस्कृति का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है।
अल्पसंख्यकों का शिक्षण संस्थानों की स्थापना में उनके संचालन का अधिकार 30 में है, अनुच्छेद 30 में बताया गया है। फिर आगे देखिए, चलिए यहीं तक आपका 30 तक हो गया, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। देखिए यहाँ पे, तो अनुच्छेद 19 सहकारी समितियों के गठन का अधिकार, 22 गिरफ्तारी तथा बंदी बनाए जाने के खिलाफ विरोध का अधिकार, अनुच्छेद 24 बाल श्रम, 23-24 बाल श्रम का अधिकार, अनुच्छेद 29 में राज्य द्वारा वित्त पोषित विद्यालयों को कोई धार्मिक शिक्षण नहीं। अनुच्छेद 29 में क्या बताया गया है कि जो भी अल्पसंख्यक है उसका शिक्षण संस्थाओं का संरक्षण प्रदान करना, तो ये तो आपका गलत है, डी। तो आंसर इसका क्या होगा, डी। 110 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित एक मौलिक कर्तव्य है? मौलिक कर्तव्य कौन सा है? देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, ये भी है मौलिक कर्तव्य। समय समय पर कर का भुगतान करना। आगे देखिए, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, ये भी है मौलिक कर्तव्य। फिर आगे, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, ये भी है मौलिक कर्तव्य। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या आपका पूछा, कौन भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित एक मौलिक कर्तव्य है? तो मौलिक कर्तव्य ए भी हो गया, सी भी हो गया। देखिए, कर का भुगतान, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो ये आपका बी आउट हो रहा है। ए भी है, सी भी है, फिर उधर डी भी है, तो आंसर उसका ई हो जाएगा। जिसका आंसर क्या हो गया, ई। मौलिक कर्तव्य का एक बार सूची आप देख लीजिएगा। चलिए एक बार समझ लेते हैं। अनुच्छेद 51 का के अनुसार यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, मौलिक कर्तव्य, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। पहला फर्स्ट हो गया। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संयोजे रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। 4 हो गया। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। 5 नंबर, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भारतत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और अन्य जीव आते हैं, रक्षा करें और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाई को छू ले। 11 है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। यह कर्तव्य 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। फिर आगे बताया जा रहा है, नोट, करों का भुगतान करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक, संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से किसमें संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है? 5वीं अनुसूची आधिकारिक भाषा का उपयोग, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कोई भी सूची, मौलिक अधिकार, या फिर कौन होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को पीछे जो भी डाले गए हैं इसे आप देखते रहिए। वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप खुद से नोट्स बनाइए, ये भी अच्छा बात है। इस प्रकार से आप वीडियो में लगातार बने रहें। ओके बाय, थैंक यू।